Only Rakhi Sharma is attending class today. Rakhi, Yes, sir. Good evening, sir. good evening. पढ़ाई ठीक चल रहा है? हाँ सर. अच्छा, चलिए, you are regular, so whatever we teach, you are the only student today. So हमने एक नया चैप्टर शुरू करेंगे. जैसे कि हम लोग पढ़े हैं, पहले तो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट पढ़े हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड. Today we will discuss about a new chapter, that is methods of costing. बिकॉज अभी बहुत पीछे पड़ा है हम लोग. वी विल स्टार्ट अबाउट मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग. उसमें बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे अबाउट जॉब, बैच, कॉन्ट्रैक्ट. ये तीनों का विषय में हम आज डिस्कस करेंगे. वन इज डिफरेंट मेथड मीन्स डिफरेंट सिनेरियो का कॉस्टिंग हम कैसे करते हैं. पहला चीज आपको आएगा जॉब कॉस्टिंग. जॉब कॉस्टिंग, जॉब का मतलब क्या है, कुछ आइडिया है? जैसे कि आपको जॉब कॉस्टिंग का कुछ भी अब दिमाग में आ रहा है तो बोलिए, व्हाट इज जॉब कॉस्टिंग? जॉब बोलने से क्या है? पर्टिकुलर जॉब, बोलिए. तो सर सर्विस. जॉब मीन्स नॉट सर्विस. वी आर थिंकिंग जॉब बोलने से सर्विस होता है, ठीक है. इट इज ए लेमैन अंडरस्टैंडिंग. Yes, sir. बट इन जॉब कॉस्टिंग मीन्स व्हेन आई टॉक अबाउट कॉस्टिंग, ए जॉब इज ए पर्टिकुलर वर्क, पर्टिकुलर वर्क जिसको हमने किसी को असाइन करते हैं करने के लिए. जैसे कि मैं यहाँ पे बोलूंगा, ये हो गया ऑयल इंडिया लिमिटेड. ऑयल इंडिया लिमिटेड हैज गिवन ए जॉब टू एन इंजीनियरिंग कंपनी कॉल्ड भारत हेवी, BHEL, भारत हेवी इंजीनियरिंग लिमिटेड, ठीक है. ये एक जॉब दिया है. क्या जॉब दिया है ना? दे वांट ए मोटर. BHEL will manufacture a motor and supply to oil. So this manufacturing of motor is a job. समझा? What is job? A particular work which has been assigned to another party for doing and sending to us. तो ये जो जॉब है, ये this is one type of work. Job means one work. So for that this company gives one work order. ये काम करने के लिए एक ऑर्डर देता है, हमको ये एक मोटर चाहिए, आप आपका फैक्ट्री में बना के हमको मोटर भेज दीजिए. मोटर का RPM इतना होना चाहिए, हॉर्स पावर इतना होना चाहिए, इसका कैपेसिटी इतना होना चाहिए, ये सब स्पेसिफिकेशन का साथ हम एक पर्टिकुलर काम इसको दे दिया है, ठीक है. दिस इज नोन एज ए जॉब. अभी जॉब के बारे में कुछ आइडिया आया है, व्हाट इज ए जॉब? Where हाँ the सर. work consists of separate contract, job और बैचेस, ठीक है. सो जॉब कॉस्टिंग होगा ए स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग, ठीक है. ये यू कैन से लाइक दिस, जॉब कॉस्टिंग इज ए स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग. मैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर देता हूं, उसी का जो कॉस्टिंग करूंगा वो हो गया जॉब कॉस्टिंग. द एट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट टू जॉब्स. द एट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट्स टू जॉब. ये देखिए, एक पर्टिकुलर जॉब, जैसे मैंने जॉब लिया था मोटर. एक मोटर बनाने के लिए BHEL ने क्या क्या कॉस्ट डाला है, that is known as specific order costing for a motor. So इसमें क्या होता है, I am attributing different cost for that particular job. So job क्या है, अभी मैं आपको जॉब के बारे में थोड़ा बता देता हूँ. That means ये जो जॉब है, so now you understand in our costing it is not service. जैसे मेरे को ऑयल में एक जॉब मिला है, that means I got a service in Oil India, but
मैं एक जॉब कॉस्टिंग कर रहा हूं. जॉब कॉस्टिंग मीन्स I am attributing the costs for a particular order और जॉब. एक जॉब करने के लिए, एक काम करने के लिए, एक वर्क ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे क्या क्या कॉस्ट उसमें डालेगा. जैसे कि मैं एक मोटर बनाऊंगा, ये मोटर के लिए मैंने मटेरियल खर्चा करूंगा, लेबर खर्चा करूंगा, एक्सपेंसेस खर्चा करूंगा, ओवरहेड खर्चा करूंगा, सारे चीज फॉर दिस पर्टिकुलर मोटर आई हैव टू लोड. सो दिस एंटायर प्रोसीजर इज नोन एज जॉब कॉस्टिंग. नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट इज जॉब कॉस्टिंग. Yes, sir. This is simply understanding of job costing. Now I will compare about batch costing. Before knowing batch costing, I should understand what is a batch. आप बताइए बैच का मतलब क्या है. What do you mean by batch? Batch is something, one type of group of jobs. It is a group of identical jobs. जैसे कि मैंने एक मोटर बनाया तो ये हो गया जॉब. अगर मुझे चाहिए 4 मोटर्स सिमिलर, अगर मैं 4 बनाऊंगा तो इसको हम बोलेगा ए बैच ऑफ 4 मोटर्स. सो मैं जब एक बनाऊंगा इट बिकम्स जॉब. 1 will be job, greater than 1 will be batch, nothing different. ठीक है. अगर मैं एक करता हूं तो that will become job. सिमिलर 2 करूंगा या 2 से ज्यादा करूंगा इट बिकम्स बैच. Batch. सिंपल अंडरस्टैंडिंग. तो बैच में मिनिमम 2 आइडेंटिकल होना पड़ेगा. जैसे कि मेरा पास बैच ऑफ 2024 इंटरमीडिएट, मेरा पास 50 स्टूडेंट है. दैट मीन्स ऑल 50 स्टूडेंट्स आर स्टडिंग CMA इंटरमीडिएट 2024 बैच. आई एम टीचिंग देम इक्वली एट द सेम टाइम. एक होने से जॉब, ज्यादा होने से बैच. दिस इज आइडेंटिकल. सिमिलर, ऑल बैच में क्या होता है, ऑल यूनिट्स आर सिमिलर. इसमें मैं जितना कॉस्ट आएगा मान लीजिए यहाँ पे, लेकिन ऑल जॉब्स आर डिफरेंट. ऑल जॉब्स आर डिफरेंट. जॉब में क्या है, एवरी जॉब इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर जॉब. दैट इज व्हाई आई हैव टू डू जॉब वाइज कॉस्टिंग. जब मुझे 50 का एक ही साथ करना है और 50 सिमिलर है, इट विल बिकम ए बैच कॉस्टिंग. ओके. This is the Yes, difference sir. between job and batch. Now we will see another thing, job versus contract. अभी आपको जॉब का और क्लैरिटी आ जाएगा व्हाट इज जॉब. मैंने आपको लास्ट एग्जांपल में बताया था कि ऑयल वांट्स टू मोटर्स फ्रॉम BHEL. BHEL मोटर, दिस इज एग्जांपल ऑफ जॉब. अच्छा, BHEL क्या करेगा, अपना फैक्ट्री में ये बनाएगा. ये BHEL अपना फैक्ट्री में बनाएगा. ठीक है. ये जो मोटर कहाँ बनेगा, BHEL का फैक्ट्री में बनेगा. और बना के वो ऑयल को ट्रांसपोर्ट करेगा. नाउ थिंक ऑफ वन थिंग, oil gives a contract to L&T for road making. ठीक है. अभी दूसरा चीज देखिए, oil has given a job to L&T for making the road. रोड कहां बनाएगा, कैन द रोड बी मेड इन द फैक्ट्री ऑफ L&T?
यस, Yes, sir. फैक्ट्री में रोड बन जाएगा, रोड रास्ता पे बनेगा। आपका ये जो रोड है, यहाँ पे बिल्डिंग है, यहाँ पे ये है, आपको बोला कि मुझे ये रास्ता चाहिए, ये रास्ता इधर ही बनेगा। रास्ता कैनॉट बी मेड इन द फैक्ट्री। तो ये जो होता है, दिस इज कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कैनॉट बी एग्जीक्यूटेड इनसाइड द फैक्ट्री ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। वो कॉन्ट्रैक्टर इधर है, बैंगलोर का है, ही विल कम टू दुलियाजान टाउनशिप में, अपना कैंप बैठाएगा और यहाँ पे दुलियाजान टाउनशिप में ये रास्ता बनाएगा। तो दिस इज नॉट इन द फैक्ट्री ऑफ एल&टी। एल&टी का फैक्ट्री का अंदर में मोटर बना पाएगा, छोटा सा चीज है, फैक्ट्री का अंदर बन जाएगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट्स आर वेरी बिग इन वॉल्यूम। जैसे सिविल का होता है, रोड बनाना है, ब्रिज बनाना है, नदी का ऊपर, मान लीजिए यहाँ पे एक नदी है, यहाँ पे हम लोग एक ब्रिज बनाएंगे, तो उधर ही जाके ब्रिज बनाना पड़ेगा, नदी का पास में ही जाके ब्रिज कैंप लगा के वहाँ पे एग्जीक्यूट करके आना पड़ेगा। सो यहाँ पे जॉब और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस ये है, कॉन्ट्रैक्ट्स आर स्मॉल ऑर्डर्स बट जॉब्स आर बिग, सॉरी उल्टा बोल दिया, जॉब्स आर स्मॉल ऑर्डर, कॉन्ट्रैक्ट आर बिग ऑर्डर्स। ये जनरली टेन्योर विल बी मे बी अराउंड 1 ईयर, एक साल का अंदर ये बना के दे देगा। लेकिन एक ब्रिज बनाने के लिए कभी कभी 3 साल लगता है, कभी कभी 5 साल लगता है, एक बिल्डिंग बनाने के लिए भी 10 साल लग जाता है। तो इट विल बी मोर देन 1 ईयर। यही डिफरेंस है। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए आपको इनसाइड द फैक्ट्री बनता है, बट ये चला जाना पड़ेगा एग्जीक्यूटेड एट द साइट में जाके काम करना पड़ेगा। ब्रिज कभी घर में नहीं बना पाएगा। ब्रिज बनाने के लिए जहाँ पे रोड, रिवर का ऊपर ही ब्रिज बनाना पड़ेगा। अभी समझ में आया व्हाट इज जॉब एंड व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? Yes, sir. अभी आया। ठीक है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। अभी जब हम लोग उसका कॉस्टिंग करेंगे, देन नाउ व्हाट वी डू इन कॉस्टिंग, इन जॉब कॉस्टिंग I am transferring all costs for that job this is attributed. Similarly मेरे को कॉन्ट्रैक्ट में भी also this is I am attributing all costs of that contract to the contract. इसमें I am maybe smaller period, ये हो गया लॉन्गर पीरियड। जब एक बार मेरे को मे बी 5 years, 10 years, 15 years, कुछ प्रोजेक्ट 15 साल तक भी चलते रहता है। तो मेरा एक कंपनी है जो ऐसा प्रोजेक्ट करता है। अभी देखिए प्रॉफिट इंस्टेंटली मिल जाता है। कैसे मिलता है? एक मोटर मैंने बनाया 50,000 रुपया में, सोल्ड 70,000 में, तो मेरे को प्रॉफिट 20,000 आ गया है इन द सेम ईयर इटसेल्फ। बट यहाँ पे प्रॉफिट कैसे मिलेगा? ये तो 10 साल लगेगा, 5 साल लगेगा, 15 साल लगेगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट इट टेक्स लॉन्गर टाइम, ये ज़्यादा टाइम लेता है। इसीलिए आई हैव टू फाइंड सम मैकेनिज्म, बिकॉज मेरा लोगों को सैलरी देना पड़ेगा, आई हैव टू गिव देयर सैलरी, इंसेंटिव, ये सब देना पड़ेगा। ये सब देने के लिए आई नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज माई नोशनल प्रॉफिट। ये प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे
आई हैव टू यूज डिफरेंट मेथड्स, वो हम मेथड बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। क्योंकि मेरा आदमी 5 साल तक जब प्रॉफिट करेगा तब तक वेट नहीं करेगा। सो हर साल प्रॉफिट बनाने का एक दूसरा मेथड हम लोग निकालेंगे, जिस हिसाब से हम उसका प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक। एंड ब्याज में क्या होता है, ब्याज और जॉब में ये फर्क है। मान लीजिए 2 नंबर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 नंबर्स होने से ये ब्याज होगा। सपोज माई कॉस्ट टोटल इज सपोज 70,000, देन पर यूनिट विल बी, अगर 2 नंबर है सपोज पर यूनिट विल बी 70,000 बाई 2 विल बी 35,000। सो सिंपल, जितना यूनिट हम प्रोडक्शन करेगा, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स विल गिव मी पर यूनिट कॉस्ट। बैच में सिंपल है। एक बैच में फर्स्ट ascertain the total cost incurred or attributable or attributed to the बैच। पहले बैच में कितना कॉस्ट इन्वॉल्व हुआ, दैट इज 70,000। सेकेंड स्टेप है डिवाइड द कॉस्ट बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इन द बैच, तब जाके आपको यू गेट कॉस्ट पर यूनिट, यू गेट दिस वन, कॉस्ट पर यूनिट हम लोग यही मिला है। बैच में बहुत सिंपल है। हम जब प्रॉब्लम करेंगे, एक बैच बनाने के लिए टोटल बैच का कॉस्ट डालिए, देन डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, यू विल गेट व्हाट इज द टोटल बैच कॉस्ट पर यूनिट। ओके, so this is our prima facie the limitations, the understanding of job and batch and contract costing। आपको इन बैच आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, आप जैसे EOQ पढ़े थे, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी, similarly you may get something called economic batch quantity. This is known as economic batch quantity। ये बनाने के लिए सेम फॉर्मूला लगेगा जैसे हमने EOQ पढ़े थे, 2 into A into S by C। A क्या है, A विल बी एनुअल डिमांड, जैसे हमने पढ़े थे हमारा स्टॉक में एनुअल डिमांड मटेरियल्स में पढ़े थे, और कंजम्पशन एस विल बी सेटअप कॉस्ट, जैसे ऑर्डरिंग कॉस्ट था, सिमिलरली सेटअप कॉस्ट पर बैच। एक बैच बनाने के लिए हमको एक सेटअप कॉस्ट चाहिए। जैसे कि मैं बताऊंगा, जैसे मेरे को एक बैच बनाना है, एक बैच बनाने के लिए मान लीजिए आई हैव टू पुट सम मोल्डिंग हियर, ऐसे मोल्ड डालूंगा, 9 ठो मोल्ड है मेरा, ये मोल्ड में मैं मटेरियल डालूंगा, तो पहले मोल्ड को सेट करूंगा, इसके लिए कुछ कॉस्ट लगेगा, सो दैट इज नोन एज सेटअप कॉस्ट। एक बैच बनाने से पहले जो सेटअप कॉस्ट लगता है, दैट इज नोन एज सेटअप कॉस्ट। वो सेटअप कॉस्ट हर बैच के लिए मुझे एक डिफाइंड कॉस्ट लगता है, ठीक है। एंड सी विल बी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, जैसे हम लोग पढ़े थे, सेम चीज यहाँ पे, खाली इंस्टेड ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट वी आर कॉलिंग सेटअप कॉस्ट, ठीक है। सो ये ही फॉर्मूला है जो हमने पढ़ा था, ए इज एनुअल डिमांड और कंजम्पशन,
ऑफ दैट आइटम, मान लीजिए हमने एक बैच में सेटअप के लिए इतना लगेगा और पर यूनिट के लिए इतना लगेगा, दिस इज माई एनुअल डिमांड। ये तीनों फिगर अगर मुझे मालूम है, आई कैन कैलकुलेट व्हाट इज द इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, मीन्स एक बैच का साइज क्या होगा वो मुझे पता मिल जाएगा। उसका हम एक प्रॉब्लम भी कर सकते हैं, ठीक है। So this is about your job costing, batch costing. Let us see आपका स्टडी मटेरियल क्या बोलता है। टू 297 पेज नंबर 297 में आपका जॉब कॉस्टिंग दिया है। जॉब कॉस्टिंग का एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आप पढ़ लीजिए, ठीक है। उसका अकाउंटिंग एंट्री भी वो उतना खास नहीं है, देख लीजिए। ये एक मान लीजिए इलस्ट्रेशन 1 देख लीजिए, विल डू दैट इलस्ट्रेशन 1 पहले। इलस्ट्रेशन 1 पेज नंबर 305, उसमें क्या बोलता है, एज ए न्यूली अपॉइंटेड कॉस्ट अकाउंटेंट you find that the selling price of job number 9669 has been calculated on the following basis. That means यहाँ पे job is, the name of the job is job number 9669. This is a number only. It is the name of the job number 9669. ये 969 जस्ट ए नंबर, किसी जॉब को आइडेंटिफाई करने के लिए एक नंबर दिया जाता है। यहाँ पे इस जॉब के लिए दे आर बीन गिवन दी फॉलोइंग डाटा। उसके मटेरियल दिया है 12.08 रुपीज़, डायरेक्ट वेजेस दिया है 22 घंटा एट द रेट ऑफ 25 पैसा पर आवर। डिपार्टमेंट 3A है, ABC। प्राइम कॉस्ट हो गया 33% ऑन प्राइम कॉस्ट दे दिया, टोटल कॉस्ट मेरा 23 रुपीज़ 44 रुपीज़ आ गया है। एन एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज द फॉलोइंग। मटेरियल्स यूज्ड, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये लास्ट ईयर का एक्चुअल डाटा है। You are requested to calculate and enter the revised cost using the previous year's basis figures as basis। मुझे लास्ट ईयर का फिगर को लेके उस बेसिस में हमको कॉस्टिंग करना है। तो मैं इसके लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं पहले देखूंगा मेरा लास्ट ईयर का रेट कितना था। मैंने आपको ओवरहेड रेट बताया था। सो यहाँ पे एक अकाउंटेंट क्या बनाया है, कॉस्ट अकाउंटेंट डायरेक्टली प्राइम कॉस्ट का ऊपर 33% ले लिया था ओवरहेड्स। बट मुझे जब लास्ट ईयर का बेसिस में करना है, मैं लास्ट ईयर में क्या फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या परसेंटेज था उसी बेसिस से मैं ओवरहेड डालूंगा। दैट बेसिस ओनली आई हैव टू कैलकुलेट। सो अब देखिए डिपार्टमेंट ए में क्या था, डायरेक्ट वेजेस, पहले डायरेक्ट वेजेस मैंने देख लिया कितना था। डिपार्टमेंट इसका 5000 था। देन बी में 6000, सी में 4000। दिस इज द डायरेक्ट वेजेस, दैट मीन्स दीज आर ऑल रुपीज, ठीक है। अभी now how many hours? So 22. I know what is the labor rate. Labor rate is equal to कितना है, लेबर रेट दिया है ना आपको 25 पैसा पर आवर।
सो मेरे को अगर 5,000 रुपया खर्चा हुआ है, नंबर ऑफ आवर्स कितना होगा बताइए। मैं कितना घंटा काम करने से मेरा को 5,000 रुपया होगा। अगर 25 पैसा है 1 घंटा के लिए, दैट मीन्स 5,000 रुपया के लिए कितना घंटा होगा। सो इट विल बी 5,000 डिवाइडेड बाय 0.25, दैट विल गिव मी 20,000 आवर्स इन आवर्स में। दैट मीन्स 20,000 घंटा काम करने से माई वेजेस विल बी 5,000, otherwise it will be 20,000 into 0.25, that becomes 5,000. okay, similarly यहाँ पे भी आ जाएगा आपका 6,000 divided by 0.25, that becomes my hours is 24,000. why I am calculating hours is I want to know my overhead rate per hour. यहाँ पे 4,000 divided by 0.25, 16,000 hours. सो मेरे को आवर्स मिल गया। नाउ व्हाट इज माय फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स दिया गया है। फैक्ट्री ओवरहेड्स इज गिवन ऑलरेडी ए बी सी के लिए 2,500, 4,000, 1,000. नाउ आई विल कैलकुलेट नाउ फैक्ट्री ओवरहेड्स पर आवर। पर आवर अभी मेरे को घंटा आपको पता है, यहाँ पे 20,000 आवर्स, यहाँ पे 24,000 आवर्स, यहाँ पे 16,000 आवर्स। फॉर 20,000 आवर्स माई ओवरहेड इज 2,500. सो पर आवर विल बी हाउ मच 2,500 डिवाइडेड बाई 20,000 कितना होगा। सर 0.125 0.125 समझ में आ रहा है। सो दिस विल बी सिमिलरली 4,000 डिवाइडेड बाई 24,000 कितना हुआ 0.167. नाउ आई एम गेटिंग ओवरहेड रेट, फैक्ट्री ओवरहेड पर आवर। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा 1,000 बाई 16,000, यहाँ पे हो जाएगा 0.063. सो यही रेट को मेरे को निकालना था। दिस इज द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर। ऑन दिस बेसिस आई विल डू माई ओवरहेड कॉस्टिंग। सो अभी नाउ आई डू माई कॉस्ट शीट। मेरे को कॉस्ट शीट बनाने में और दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे कॉस्ट शीट बना देता हूँ। कॉस्ट शीट में मेरे को मटेरियल दिया है, मटेरियल इज 77,500। मैं लास्ट ईयर का बना रहा हूं अभी। लेट अस डू फॉर लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर का। उसमें मेरे को सारे डिटेल्स मिल जाएगा। तो डायरेक्ट वेजेस ऑलरेडी दिया है 5,000, 6,000 प्लस 4,000, दैट इज 15,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, सो दिस विल बी प्राइम कॉस्ट। दोनों मिलाने से हो गया मेरा 92,500. नाउ यहाँ पे व्हाट इज माय नेक्स्ट इज फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड दिया है ऑलरेडी 2,500, 4,000, 1,000, सो 4 के 5 दी 7,500. नाउ माय टोटल, दिस इज माय वर्क्स कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट, ये हो गया 1 लाख रुपीज। ठीक है। अभी देखिए, अभी और क्या दिया है आपका क्वेश्चन में, सेलिंग कॉस्ट दिया है। तो सेलिंग कॉस्ट कितना है 30,000 है। सपोज व्हाट इज द रिलेशन नाउ आई एम ड्रॉइंग फ्रॉम वर्क्स कॉस्ट टू सेलिंग कॉस्ट, दैट इज 30% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। ये मुझे मिला है अभी, ये बेसिस में नेक्स्ट प्राइसिंग करने के लिए यूज करूंगा। सो आई नो इट इज 30%। ठीक है। सो यहाँ पे कैसे मिला ना, मेरा वर्क्स कॉस्ट वाज 1 लाख, सेलिंग कॉस्ट इज 30,000, सो दिस इज 30% ऑफ 1 लाख। ओके। Yes, sir. So I got a percentage now. This is my basis last year. This I am using for my job costing. So ये हो गया आपका 1,30,000।
सो माई टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल गया, ठीक है। ये चीज मुझे मिल गया है। एंड डिपार्टमेंट ए का ओवरहेड रेट, फैक्ट्री ओवरहेड रेट इज 0.125, बी का फैक्ट्री ओवरहेड रेट इजकल टू, मैं ये लिख लेता हूँ सो दैट मेरे को ईजी होगा, 0.167, सी का फैक्ट्री ओवरहेड रेट इजकल टू 0.063। अभी इतना इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, मुझे ये इन्फॉर्मेशन अभी नहीं चाहिए। चलिए, नाउ आई डू माई कॉस्ट शीट फॉर कॉस्ट शीट फॉर जॉब नंबर 9669। ये बेसिस है, दिस इज द बेसिस, आई एम यूजिंग दिस एज द बेसिस फॉर द प्रीवियस ईयर, ठीक है। अभी लेट अस सी ये जॉब के लिए व्हाट इज माय मटेरियल्स कितना दिया है पर्टिकुलर जॉब के लिए, 12 रुपया 8 पैसा दिया है। लेबर कितना दिया है, लेबर 5 रुपया 50 पैसा। कितना घंटा किया है, 22 आवर्स। ये मुझे हिंट्स दिया है एट द रेट ऑफ 25 रुपया पर आवर। सो नाउ यू टेल मी, डायरेक्ट वेजेस चला गया। सो व्हाट विल बी माई प्राइम कॉस्ट कितना हुआ, प्राइम कॉस्ट इज 17 रुपीज 58 पैसा, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड का मुझे लास्ट ईयर का एक रेट निकला था, दिस इज द बेसिस। मैंने डिपार्टमेंट ए के लिए कितना घंटा किया है, आप देखिए डिपार्टमेंट ए इज 10 आवर्स, सो 10 आवर्स इंटू यही रेट लूँगा मैं, 0.125, कितना हुआ 1 रुपया 25 पैसा। बी में कितना घंटा किया है, 4 घंटा, 4 आवर्स। बी का रेट क्या निकला है, 0.167, कितना हुआ 0.67। सी का क्या हुआ, 8 घंटा दिया है, उसका रेट क्या है 0.063, तो दिस विल बिकम 50 पैसा। तो दैट मीन्स माई फैक्ट्री ओवरहेड विल बी, ये मेरे 17 रुपया 58 पैसा प्राइम कॉस्ट, ये तीनों मिलाने से हो जाता है मेरा 2 रुपया 42 पैसा। तो दोनों मिला देने से 5 9 10 1 20 रुपीज हो गया माई वर्क्स कॉस्ट, ठीक है, और फैक्ट्री कॉस्ट। अभी वर्क कॉस्ट में मैंने क्या ऐड करेगा, यहाँ पे हो गया वर्क, देन मेरा सेलिंग कॉस्ट कितना परसेंटेज है, 30%। सेलिंग कॉस्ट एट द रेट ऑफ 30% ऑफ वर्क कॉस्ट, दैट मीन्स 20 रुपीज का 30% विल बी 6 रुपीज। तो ये हो गया मेरा 26 रुपीज इज माई कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। अभी बोलता है सेलिंग प्राइस। अच्छा, प्रॉफिट, टोटल जॉब कॉस्ट 10% प्रॉफिट दिया है, सो प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 10% आर टू द टोटल जॉब कॉस्ट 10% फॉर प्रॉफिट। दैट मीन्स ये जो हुआ है उसका प्रॉफिट के लिए 10% ऐड किया है, दैट विल बी माय सेलिंग प्राइस। दैट मीन्स आई एम चार्जिंग 28 रुपीज 60 पैसा आज माई सेलिंग प्राइस।
समझ में आया ना, हाउ हाउ इट इज कैलकुलेटेड। ये पर्टिकुलर जॉब का प्राइसिंग के लिए आई हैव यूज द डाटा ऑफ द प्रीवियस ईयर्स। समझ में आया? हाँ सर। दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच। मेरे को लास्ट ईयर का डिटेल्स में काम करना है, इसी से मेरे को सारे डिटेल्स मिल गया है, ये परसेंटेज मिल गया है, ये मिल गया है, बाकी 10% कंपनी चार्ज करता है। तो दिस इज हाउ एनी जॉब आई कैन डू प्राइसिंग फॉर दैट जॉब। ये आपको ऐसे ही एग्जाम में आता है। सिमिलर क्वेश्चंस यू मे गेट इन द एग्जाम। दिस इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड प्रॉब्लम। आप ऐसा प्रॉब्लम आप खुद कर सकते हो। अभी हम और एक प्रॉब्लम करेंगे, इलस्ट्रेशन 2 देखिए। इलस्ट्रेशन 2 देखिए, ए वर्क ऑर्डर फॉर 100 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी हैज टू पास थ्रू 4 डिफरेंट मशीन्स फॉर व्हिच द मशीन आवर रेट्स आर गिवन। दैट मीन्स 100 यूनिट बनाने के लिए मुझे 4 मशीन में जाएगा, मशीन पी, मशीन क्यू, मशीन आर, मशीन एस। इसका जो है 1 रुपी 25 पैसा, दैट इज पर आवर। ये हो गया 2 रुपी 50 पैसा पर आवर, 3 रुपीज पर आवर, 2 रुपी 25 पैसा per hour. This is given. Following expenses have been incurred on the work order. Like एक वर्क ऑर्डर बनाने के लिए मटेरियल्स 8,000, वेजेस 500 रुपया खर्चा हुआ है। P has been engaged for 200 hours, Q 160 hours, R 240 hours, and S 132 hours. After the work order has been completed, materials worth 400 are found to be surplus and returned to stores. इसमें हम लोग को एक जॉब कॉस्ट अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये जो जॉब है, हमने 2 मटेरियल्स डाला है। मटेरियल्स कितना खर्चा हुआ है? मटेरियल्स पहले डाला है 8,000 रुपीज, देन वेजेस 500 रुपीज। ये बोलता है मटेरियल्स वर्थ 400 वाज रिटर्न। सो रिटर्न जो हुआ है बाय रिटर्न्स, हमने वापस कर दिया तो इसे माइनस कर देगा, 400 रुपया हमने माइनस कर देगा इधर। यहाँ पे डालने से ऑटोमेटिक मेरा जॉब कॉस्ट से माइनस हो जाएगा। ऑफिस ओवरहेड यूज टू बी 40% ऑफ वर्क कॉस्ट। नाउ अभी ओवरहेड्स इसके लिए हम कैलकुलेट करेगा। 4 मशीन है, पी में 200 घंटा है, पी विल बी 200, पी विल बी 200 घंटा एट द रेट ऑफ 1 रुपी 25 पैसा। तो पी का खर्चा मेरे को होगा 250 रुपया। क्यू विल बी, क्यू में कितना घंटा है? 160 आवर्स। क्यू का रेट क्या है? 2 रुपया 50 पैसा। तो क्यू का ओवरहेड विल बी 400 रुपया। आर विल बी, आर का आवर्स इज 240 आवर्स। उसका रेट क्या है? 3 रुपया, दैट मीन्स 720 रुपीज। एस विल बी 132 आवर्स, इसका रेट है 2 रुपीज 25 पैसा, 297। टोटल मिला के हो गया मेरा ओवरहेड्स 1667। सो अभी मेरे को मिल गया क्या? फैक्ट्री ओवरहेड्स, और ये मिल गया फैक्ट्री ओवरहेड्स। सो मैं ये ऐड कर देने से हो जाएगा मेरा वर्क कॉस्ट 8,500 प्लस 1667, दिस बिकम्स 9767। ठीक है। अभी क्या बोल रहा है? प्रॉब्लम बोलता है, प्रॉब्लम टेल्स ऑफिस ओवरहेड टू बी 40% ऑफ वर्क कॉस्ट। नाउ वर्क कॉस्ट का इतना ऑफिस एक्सपेंसेस कितना है? ऑफिस ओवरहेड विल बी 40% ऑफ वर्क कॉस्ट, मीन्स 40% ऑफ 9767।
नहीं, ऑफिस ओवरहेड यूज टू बी 40% was cost, but on account of all round rise in the cost of administration, distribution and sales, there have been a 50% rise in the office overhead expenditure. जनरली मेरा क्या होता है, ये 40% इज नॉर्मल, बट देर इज ए राइज ऑफ 50%. अगर 40% का 50% राइज होगा तो कितना होगा, 20% बढ़ जाएगा. दैट मीन्स माई ऑफिस एक्सपेंडिचर विल बी नाउ एट 60%. सो ये 60% हो जाएगा. समझ में है हाउ इट इज 60%? Normally Yes, it should be 40%, but there has been an increase, so the office expenses have gone up by 20%, sorry 50%. That is why it will be, instead of 40%, now it is 60%. So 60% of 9767 will be 5860. ये समझ में आया? हाँ सर. Okay, so now what is the next item? ये become cost of sales. $15,627. अभी आगे क्या बोल रहा है? It is known that 10% of production will have to be scrapped as not being up to specifications, and the sale proceeds of the scraps output will be only 5% of the cost of sales. That means मुझे 10% जो खराब हो जाएगा उसका 5% मुझे मिलेगा. कितना खराब होगा? ये 15,627 रुपये में डालेगा, उसका 10% नुकसान होगा. 10% तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा मेरा. अभी इसके लिए क्या करेगा? व्हाट आई एम गोइंग टू डू, 15,627 इंटू 10%. दैट मीन्स लॉस कितना हुआ? 1562.7. इतना लॉस हुआ है. इसको हम अगर बेचेगा, आई गेट ए 5% रिटर्न. 5% मिलेगा मुझे, मीन्स इसका 5% मिलेगा इंटू 5%. दैट इज, यहाँ पे दिया है वर्किंग से आपको 78 रुपीज. दैट मीन्स लेस रियलाइजेशन, खर्चा में सब दे दिया है. रियलाइजेशन फ्रॉम स्क्रैप 70, बाकी सब खर्चा है. 78 रुपीज ही मुझे मिलेगा. इसमें देखिए मैं इसको माइनस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी खर्चा में है. जो मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है 78 रुपीज में वो माइनस करता हूँ, कॉस्ट से माइनस कर देता हूँ. ये 400 रुपया भी यहाँ पे मैं माइनस कर दिया है क्या? हाँ सर. मटेरियल से उन्होंने ऑलरेडी माइनस कर दिया है, तो इसीलिए हम उसको यहाँ से माइनस कर देने से भी हो जाएगा, डायरेक्टली माइनस कर देगा. सो इट बिकम्स, सो दैट इधर लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा मुझे. नेट ऑफ मटेरियल ले लिया 8,000 माइनस ये हो गया मेरा 7,600. वेजेस हो गया मेरा 500. सो माई 7,600. अच्छा, अभी 8,100 हो गया प्राइम कॉस्ट, प्लस ये ओवरहेड्स मिला है, ये हो गया 1667. ठीक है. अभी मेरे को सारे चीज़ मैंने ले लिया है. 15,000 से 78 माइनस कर लिया, 15,549. एक बार कैलकुलेटर में चेक कर लीजिए. सो दिस विल बी माई दिस इज द कॉस्ट ऑफ द वर्क ऑर्डर. मैं जो वर्क कर रहा हूँ इसका कॉस्ट मुझे इतना आ रहा है. ठीक है. इसमें हम प्रॉफिट क्या डालेगा? व्हाट इज द, इफ द मैन्युफैक्चरर वांट्स टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20%, नाउ माई desired profit is 20%.
इसका 20% में प्रॉफिट ऐड करूँगा. इफ 20% ऑफ द टोटल कॉस्ट, दैट मीन ये मेरा टोटल कॉस्टिंग आया है 15,549 इंटू 20% विल बी 3110. इसको ऐड करने से आई गेट Selling price. आई विल गेट 18,659. दिस इज फॉर हाउ मेनी यूनिट्स? 100 यूनिट्स. हम शुरू में किया था ये 100 यूनिट के लिए. सो फॉर 100 यूनिट्स अभी पर यूनिट निकल जाएगा. पर यूनिट प्राइस विल बी 18,659 divided by 100, that will be 186.59. this is how you have to do. ठीक है, आपको ऐसा ही प्रॉब्लम आएगा. प्रॉब्लम को धीरे से पढ़ना है, समझना है, तब जाके लिखना है. कर पाएगा ऐसा प्रॉब्लम? थोड़ा माइंडफुली पढ़ना है और वर्किंग्स ठीक से करना है, तभी जाके इसमें कोई दिक्कत नहीं है. सिंपल है. वंस यू अंडरस्टैंड यहाँ पे क्या हम क्या कर रहा है, ये जॉब के लिए क्या क्या कॉस्ट लगता है हम डालते हैं. अगर कहाँ पे भी रिटर्न होता है तो माइनस करते हैं, कहाँ पे स्क्रैप से कुछ पैसा मिलते हैं तो कॉस्ट से माइनस करता है. नेट कॉस्ट जो है उसका ऊपर मैंने प्रॉफिट लगा रहा है. ठीक है, दिस इज हाउ अनदर एग्जाम्पल आई हैव गिवन यू अबाउट जॉब कॉस्टिंग. Same way you try to do the problems. नेक्स्ट क्लास में हमने पढ़ेंगे अबाउट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, आज में जॉब एंड बैच आप कर पाएंगे. बैच भी सिंपल है, आप करिए. अगले क्लासेस में हम लोग पढ़ाएंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. ठीक है, नेक्स्ट क्लास के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का कुछ मेथड है, कुछ प्रोसीजर है, उसके लिए पूरा एक क्लास लेना पड़ेगा. आज लेने से फिर बोरिंग हो जाएगा. कोई स्टूडेंट नहीं, आप अकेले हैं. ठीक है, आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स शुड ज्वाइन, दोज हु आर वाचिंग द वीडियोज ऑल्सो. प्लीज ज्वाइन द क्लासेस ऑनलाइन, आस्क योर डाउट्स so that we can help you in studying, understanding and writing in the exams. Okay, then we'll complete our course today. Classes बंद करते हैं इतने में. ठीक है सर. Thank you. थैंक यू सर. Okay, bye bye.